नमस्ते। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, जो कि रिजेक्शन को लेके है। चाहे वो फॉर्म नंबर 6 हो या 8 हो, तो रिजेक्शंस आ जाते हैं। तो उसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिकॉज हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं और अब री अप्लाई करने के लिए ज़्यादा चांसेस भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक बार ही फॉर्म भरें और अच्छे से भरें, उसमें कोई ऐसी गलत मिस्टेक ना कर दें, सिली मिस्टेक ना कर दें जिसकी वजह से रिजेक्शन हो जाए। तो वो पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। पहले फॉर्म नंबर 6 में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद फॉर्म नंबर 8 में भी डिस्कस करेंगे। और मैं थोड़ा बहुत ये भी बताऊंगा कि आपको अपना जो अटैचमेंट लगाना है, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है, उसमें क्या हम सही अपलोड कर सकते हैं, उससे भी रिजेक्शन केस बच जाए, क्योंकि ज़्यादातर रिजेक्शन डॉक्यूमेंट रिलेटेड भी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फॉर्म नंबर 6 की पहले बात करते हैं। फॉर्म नंबर 6 जब भी हम फिल करते हैं, जबकि जिसका नाम किसी भी इलेक्टोरल रोल में इंक्लूडेड नहीं है, आपने मेरे सर्च वाला वीडियो देख लिया होगा, उसमें सर्च वाले वीडियो में आप जाके अपना नाम चेक कर सकते हैं बिफोर फिलिंग एनी ऑफ द फॉर्म। ठीक है, बिफोर फिलिंग एनी ऑफ द फॉर्म आपको अपना नाम चेक करना है। और फॉर्म नंबर 6 तभी भरेंगे जब आपका नाम डिलीट हो चुका है, कहीं भी नहीं है और किसी भी स्टेट में एनरोल्ड नहीं है और आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं। इस केस में भी फॉर्म नंबर 6 है। ठीक है, तो फॉर्म नंबर 6 में क्या हो रहा है, फर्स्ट सेक्शन में ही सबसे बड़ी रिजेक्शन हो जाती है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ही हम अगर गलत डाल देते हैं तो आपका फॉर्म 90%, 100, ऑलमोस्ट 100% वो रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत बहुत ही आपका लग अच्छा रहा तो वो शायद सही कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको ट्रांसफर कर दिया जाए और वो एक्सेप्ट हो जाए। बट रॉन्ग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी डालते ही कोई गलत मतलब बेसिकली वो एक BLO असाइन हो जाता है। ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है। बूथ लेवल ऑफिसर वो असाइन हो जाता है जो आपके टेरिटरी में है ही नहीं, और वो उस फॉर्म के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता बिकॉज वो उसकी टेरिटरी के बाहर है। तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी गलत डालते ही आप मतलब यू आर आउट ऑफ द गेम एंड योर होल फॉर्म गोज फॉर अ टॉस। इसलिए असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ, सबसे पहले आप सोसाइटी में रहने वाले या फिर अपनी बिल्डिंग में या कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां आप रहते हैं कॉलोनी में, रजिस्टर्ड वोटर्स जो वहां पे हैं उनका EPIC नंबर या वोटर ID कार्ड नंबर आप उनसे लीजिए, उसको electoralsearch.eci.gov.in पे वेबसाइट पे डाल के देखिए और वहां जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखी आएगी वही वाली फिल करिए। मेक श्योर कि वो पर्सन वहीं रजिस्टर्ड हो, मतलब उसी सोसाइटी में, उसी कॉलोनी में, उसी बेसिकली अपार्टमेंट्स में। वो सबसे बेस्ट तरीका है आपको सही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी फाइंड करने का, नॉट लोकसभा या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमें ये भी ध्यान रखना है। और दूसरा तरीका ये है कि आप वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, गूगल करके भी मिल जाता है, बट सबसे बेस्ट वही है जो ऑथेंटिकेटेड प्रॉपर वे है, वही तरीका है। देन ये आपको सही लिखना है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड, B में आप अपना नेम डिटेल्स वो सब डालते हैं तो उसमें रीजनल लैंग्वेज लिखी आती है, हिंदी या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो लिखी आती है। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसको वहां पे लिखता है, सिस्टम लिखता है। लेकिन आप उसको भी देखते हैं ध्यान से, अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक अगर आ गई या बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा का कुछ ऊपर नीचे चक्कर हो गया तो आप उसको ट्राई करते हैं एडिट करने का, बट उसको बिल्कुल भी टच मत करिए। वो जैसे आ रहा है उसको आने दीजिए। इट्स जस्ट ऑफिशियल पर्पस, आप इट्स फॉर जस्ट ऑफिशियल पर्पस, उसको बिल्कुल टच मत करिए। ठीक है, ये वाला रीजनल लैंग्वेज वाले जो फील्ड्स हैं वो ऑटोमेटिक आएंगे, टैब टैब दबा के आप बस आगे बढ़िए, उसको टच मत करिए बिल्कुल भी। एंड देन गलती से अगर आपने टच कर भी दिया है तो आप फॉर्म को टू बी ऑन सेफ साइड क्लोज करके दोबारा रीफिल करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एक बार फॉर्म इतना बड़ा 10-15-20 मिनट लगाएं और फिर वो रिजेक्ट हो जाए और रिजेक्ट होने में 7 दिन लग जाए, आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। तो जो भी कर रहे हैं आप ध्यान से माइंडफुली करिए, आपका फॉर्म सही से फिल होगा। देन C आता है आपका रिलेटिव डिटेल्स। अब इसमें गलती क्या हो रही है, आपसे पूछा जाता है रिलेटिव डिटेल में फादर नेम, हस्बैंड नेम, वाइफ नेम, ये सब पूछा जाए, मदर नेम। ठीक है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया तभी वो जो बूथ लेवल ऑफिसर है, इलेक्शन कमीशन है, वो उसको वेरीफाई कर पाएगा। तो हमारा एक नीचे हम एज DOB G सेक्शन में, हम G सेक्शन के अंदर हम अपना एक डॉक्यूमेंट लगाते हैं एज प्रूफ का, चाहे वो पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। मैं यूजुअली सबको रिकमेंड करता हूँ अपना पैन कार्ड लगाओ, क्योंकि पैन कार्ड के अंदर पूरा नाम लिखा होता है और उसके नीचे पापा का नाम भी लिखा होता है या फिर जो भी
उसमें फादर्स नेम लिखा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और उसके नीचे डीओबी होता है, तो बड़ा क्लियर कट बहुत इजीली उसमें फोटो भी लगी होती है, तो आपका बहुत सबसे बेस्ट प्रूफ हो जाता है पैन कार्ड लगा लो। किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर वो अपना डेट ऑफ आधार कार्ड लगा सकता है। मेक श्योर आपके आधार कार्ड में फिर आपका वो रिलेटिव डिटेल का भी नाम लिखा हुआ है उसमें, चाहे वो हस्बैंड नेम है, फादर नेम है, वो लिखा है। अगर वो नहीं लिखा तो बूथ लेवल ऑफिसर या जो भी इलेक्शन कमीशन का पर्सन है जो उसको वेरीफाई करेगा, उसको पता कैसे चलेगा कि वो आपके सही में फादर है या मदर है या वाइफ है या हस्बैंड है। तो इसलिए यहाँ रिलेटिव डिटेल वही लिखिए जो आप एज प्रूफ या डीओबी के लिए जो आप प्रूफ लगा रहे हैं उसमें जो मेंशन्ड है वैसा वैसा बिल्कुल सेम सेम लिखिए। स्पेलिंग की कोई मिस्टेक मत करना। अगर पैन कार्ड लगा रहे हो तो पैन कार्ड में जैसी जैसी स्पेलिंग है वैसी वैसी, मिडिल नेम जैसा है वैसी लिखिए, कोई मिस्टेक मत करिएगा। तो ये सी और जी में लिंक है, दोनों लिंक होते हैं, तो ध्यान रखिए, क्योंकि रिलेटिव डिटेल आप पहले लिखते तो फिर नीचे स्क्रॉल करते हो फिर एज टाइप लगा देते हो, बट इसको हम भूल जाते हैं, तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। देन आता है हमारा एच, प्रेजेंट एड्रेस। सो प्रेजेंट एड्रेस वही जहां आप एनरोलमेंट कर रहे हो, प्रेजेंट एड्रेस मेक श्योर आपका वही जहां असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो फिल कर रहे हो वो प्रेजेंट एड्रेस उसी के अंडर आना चाहिए। तो ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस जो भी आप लिखेंगे, जो उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वो वही होना चाहिए आप जहां पे आप रहते हैं, और जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उस एड्रेस के आप वही अटैच करिए और वही लिखिए। मेक श्योर जो फिल कर रहे हैं वो मैच करना चाहिए उससे, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो हो जाता है सर्वे नंबर या फिर कुछ अलग अलग आजकल वो होता है प्लॉट नंबर, वो कुछ कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि इतना कई बार एड्रेस बहुत बड़ा होता है तो सारा फिट नहीं हो सकता। तो मेक श्योर करिए कि आप एड्रेस जो भी लिख रहे हैं फॉर्म के अंदर वो आपके एड्रेस प्रूफ जो आप अटैच कर रहे हैं उससे मैच होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, और जो आप रिलेटिव डिटेल फादर मदर डाल रहे हो वो भी आपका ये जी सेक्शन में जो आपने अपलोड करा उससे मैच होना चाहिए, टू बी ऑन सेफ साइड, ठीक है। ये हो गया। देन जे सेक्शन, इतनी गलतियां हो रही है जे सेक्शन में, क्या बताऊं। जे सेक्शन ये कहता है, पहली बात तो ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी है ही, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो ठीक है, आपको क्या करना है, ये पूछता है जो आपने प्रेजेंट एड्रेस एच सेक्शन में लिखा, ठीक है, उसमें आपका कोई फैमिली मेंबर आपके घर में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है क्या। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आपका फादर मदर हस्बैंड कोई भी बच्चा कोई भी अगर रजिस्टर्ड है तो आप वहां पे ईपीआईसी नंबर आप डाल दो। लेकिन अगर उस प्रेजेंट एड्रेस पे कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर्टिकुलर फ्लैट पे, हाउस पे, कोठी पे, बंगलो पे अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको खाली छोड़ना है, आपको कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर, ये खाली छोड़ना है बिल्कुल आपको, अगर उसमें कोई रजिस्टर्ड नहीं है। क्योंकि लोग गलती क्या कर रहे हैं, जैसे कि सपोज कर रहे हो मैं आज पुणे में बैठा हूं, मैंने एप्लीकेशन अप्लाई करा, मेरे घर का कोई भी सदस्य यहाँ पे एनरोल्ड नहीं है इस पर्टिकुलर फ्लैट पे, लेकिन मेरे मम्मी पापा जो दिल्ली में अगर हैं और वो एनरोल्ड हैं दिल्ली के इलेक्टोरल रोल्स में, और मैं वो वाला ईपीआईसी नंबर अगर यहाँ पे डाल दूं जे सेक्शन में, तो जो हमारा बूथ लेवल ऑफिसर है वो तो पहली बात रेफर ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो दिल्ली के इलेक्टोरल रोल्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जे सेक्शन क्यों होता है, जे सेक्शन इसलिए होता है कि आप फॉर्म नंबर 6 जब न्यू एप्लीकेशन फिल कर रहे हो तो आपका जो वोटिंग लिस्ट के अंदर जो नाम है वो आपका फैमिली मेंबर के ऊपर नीचे अगल बगल में लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि आप लोग जब वोटिंग डे पे एक दिन जाएंगे तो आपका जो कमरा नंबर है, बूथ नंबर है, वो सब सेम रहे, तो उनके लिए इजी हो जाता है और आपके लिए भी हो जाता है, क्योंकि आप लाइन में लगते हैं तो एक ही कमरे की लाइन में लग के आप तीनों या आपके जो फैमिली मेंबर्स है एक ही कमरे में लग के वोट डाल सकते हैं। वो इसलिए होता है, जे सेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन के लिए है, और रेफरेंस करने के लिए कि अच्छा इनका कोई फैमिली मेंबर ऑलरेडी है, हस्बैंड वाइफ या मदर फादर पेरेंट्स, तो ही जे सेक्शन। बट हम जे सेक्शन में कुछ और लगा देते हैं, किसी और स्टेट का ईपीआईसी नंबर लगा देते हैं जो एकदम बीएलओ रिजेक्ट कर देते हैं। तो प्लीज आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। देन के सेक्शन डिस्क्लेमर, पूछा जाता है प्लेस ऑफ बर्थ, लोग फटाफट से वो भर देते हैं जहां पे करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वही वाला लगा देते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुणे महाराष्ट्र स्टेट सब कुछ लगा के वो खत्म कर देते हैं फॉर्म। अरे उन्होंने ये पूछा है प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आप पैदा कहाँ हुए थे, अगर आप किसी यूपी दिल्ली में पैदा हुए थे वो लिखो, और उसके नीचे सेकंड सेक्शन है उसमें पूछा करंट रेजिडेंस, जो आप यहाँ पे एक्स सेक्शन में डाल रहे हो वहां आप कब से रहे हैं, तो 1 साल से 2 साल से 5 साल से 10 साल से वो डालो, ठीक है। तो ये यहाँ के में भी आप मतलब बेसिकली लोग ना माइंडफुली फॉर्म को रीड नहीं करते हैं, तो वो भी आपको ध्यान देना है, सिर्फ वीडियो को देख के एकदम से फॉर्म नहीं भरना है। और देन थर्ड सेक्शन, ये जो पॉइंट है नॉट इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल्स, हाँ दिस इज डिस्क्लेमर,
फॉर्म 6 तभी भरिए अगर आपका कहीं पे भी नाम नहीं है। अगर आपका electoralsearch.ecgovin में अगर नाम कहीं दिख रहा है तो फॉर्म 6 नहीं भरेंगे, आपको उसको शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस कर लेना है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपको सही बता दिया फॉर्म नंबर 6। अब हम आते हैं फॉर्म नंबर 8 पे। सो फॉर्म नंबर 8 थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें रिजेक्शंस हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि फॉर्म नंबर 8 में आपका मतलब आप पहले से लिस्ट में इंक्लूडेड हो। ठीक है, चाहे वो दिल्ली हो सकता है, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कहीं भी हो सकते हो। तो आपने हो सकता है 5 साल पहले 10 साल पहले एनरोलमेंट किया हो, बस आप शादी के कारण या जॉब के कारण शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, आप एक नई जगह पे आप शिफ्ट हो गए हो, सेटल डाउन हो गए हो, वहां आपने घर ले लिया या रेंट पे ले लिया, वो उस केस में वो है तो आपके क्या करते हो, वहां से आप ट्रांसफर कर लेते हो अपने वोटिंग राइट्स को। बेसिकली वी आर ट्रांसफरिंग वोटिंग राइट्स। पहली बात मैं एक बात और बता दूं, ये जो दोनों फॉर्म्स है ना, ये वोटर आईडी नहीं बनाते। ये वोटर आईडी आपके घर आएगा वो नहीं है, इसको समझिए। ये नेम, इंक्लूजन ऑफ नेम इन इलेक्टोरल रोल्स, इनका बस यही काम है। इलेक्टोरल रोल्स में आपका नाम ऐड करना, बस इतना ही इनका काम है। वोटर आईडी तो आप वोट तो किसी भी पैन कार्ड, आधार कार्ड से कर सकते हो अगर आपका इलेक्टोरल रोल्स में नाम है, तो नाम ऐड करने के फॉर्म्स हैं ये। ठीक है, अब मैं फॉर्म नंबर 8 पे आता हूँ। आप पहले गुजरात में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, अब आपको महाराष्ट्र में उसको ट्रांसफर करना है, वोटिंग राइट्स को ट्रांसफर करना है, तो आप इलेक्टोरल रोल्स गुजरात से फॉर्म 8 क्या करेगा, वो ऑटो डिलीट कर देगा। जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे गुजरात से वो डिलीट करेगा, जो कि थोड़ा टाइम लेता है डिलीट होने में, और आपका वोटिंग राइट आपका महाराष्ट्र में या जो भी जहां भी आप भर रहे हो वहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो इलेक्टोरल रोल में ट्रांसफर हो जाएगा। बस इसका फॉर्म्स का यही काम है। तो अब क्या है इसमें देखिए फॉर्मेट, तो उसमें क्या है, जब आपने गुजरात में, मैं केस ले रहा हूं गुजरात से महाराष्ट्र का केस ले रहा हूं, गुजरात में जब रजिस्टर किया होगा तो उसमें एक फोटो लगी होगी। अब वो फोटो आपकी 10 साल या 15 साल पुरानी होगी। ठीक है, तो उसको जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कई बार क्या होता है, जो हम जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो कई बार क्या होता है, जो आपने डॉक्यूमेंट प्रूफ लगाया उसमें अगर वो फोटो देख ले, ठीक है, और वो अगर मिसमैच हो रही हो तो उस फोटो आपकी जो आपने आज डॉक्यूमेंट लगाया और जो 10 साल पहले आपके वोटर आईडी में फोटो है, उसमें अगर कुछ मिसमैच हो जाता है तो उस केस में भी बूथ लेवल ऑफिसर है, ये लोग आपको कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये फोटो मिसमैच हो रही है। ठीक है, या वेरिफिकेशन कॉल आ सकती है, या आपको बुला सकते हैं, नियर बाय सरकारी स्कूल में ऐसा हो सकता है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन रहा है, मतलब 100% नहीं है बट रहा है, ऐसा 1-2 केसेस में हमने देखा है। ठीक है, तो अब मैं आपको दूसरे रीजन बताता हूं जिससे रिजेक्शन हो रही है। वही कॉन्स्टिट्यूएंसी गलत लिख देना, सेक्शन ए में कॉन्स्टिट्यूएंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी गलत लिखते ही आपका फॉर्म रिजेक्ट, गलत जगह जा रहा है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इसमें 3 तरीके हैं फॉर्मेट में। विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंज, मतलब कि आप एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जा रहे हो जो कि विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विद इन सेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस केस में विद इन सिलेक्ट करते हैं। और अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हो तो आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करते हैं। और अगर आप सिर्फ करेक्शन डाल रहे हो, मतलब आपको सिर्फ करेक्शन करनी है, जैसे आपको नाम में करेक्शन करनी है, एज में, या फिर अपनी फोटो में करेक्शन करनी है, तो उस केस में वो फॉर्म 8 करेक्शन होता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपको अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सही सिलेक्ट करना है। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो तो आपका 100% वो आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ही होगा। लेकिन अगर आप वन सिटी टू अनदर भी जा रहे हो तब भी आउटसाइड ही होगा। लेकिन अगर आप विद इन सिटी में कर रहे हो तो हो सकता है कि वो सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हो सकता है, श्योर नहीं है, हो सकता है। वो आपको चेक करना पड़ेगा कि पहले आप जहां रहते थे वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता था, आज आप यहाँ जहां रहते हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। अगर दोनों सेम है, सपोज करिए दोनों कोटरूड में है, तो फिर विद इन वाला फॉर्म सबमिट करेंगे। अगर एक कोटरूड में है और एक भोर में है, या फिर एक चिंचवाड़ में है, या फिर एक हड़पसर में है, अगर आपकी शिफ्टिंग ऐसे हो रही है आउटसाइड, तो फिर आउटसाइड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो करेक्शन वाला तो लो प्रायोरिटी केस है, करेक्शन का तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहा, मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं आता हूं आगे। ठीक है, तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सही रखनी है आपको। फिर उसके बाद आता है सी, करंट एड्रेस डिटेल्स। सो करंट एड्रेस डिटेल्स में
वही जो मैंने यहाँ चीज बताई, जो आप लिख रहे हो सही से लिखो, जो एड्रेस प्रूफ में आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वो सही से लिखो, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका ये टाउन, विलेज, पीओ, पोस्ट ऑफिस, तालुका। सो टाउन विलेज क्या होता है? टाउन आपका /विलेज, तो टाउन वहां आ गया जहां पे वार्ड होती है, जहां म्यूनिसपैलिटी है। जैसे कि दिल्ली में म्यूनिसपैलिटी है, सो अलग अलग वार्ड्स होती हैं, झिलमिल वार्ड, विवेक विहार वार्ड, ऐसे अलग अलग वार्ड्स हैं, आनंद विहार वार्ड, अलग अलग आपकी सोसाइटीज की वार्ड्स बनी हुई हैं। तो वो जब म्यूनिसपैलिटी के चुनाव होते हैं, जब मतलब काउंसिलर इलेक्शन होते हैं, तो उस केस में वार्ड्स काम आती हैं। तो जिस वार्ड में आप रजिस्टर होगे तो उसी वार्ड के इलेक्शंस में आप पार्टिसिपेट करोगे और आपका फिर यू विल वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, ठीक है। लेकिन जब ग्राम पंचायत आ जाती है, ग्राम पंचायत जैसे कि पुणे में हिंजीवड़ी एरिया है, तो उसमें बड़ी सारी ग्राम पंचायत है, जैसे मान है, भोरवड़ी है, देन हिंजीवड़ी है, देन आपका मारुंजी है, जाम्बे, नेरे, तो ये सब अलग अलग ग्राम पंचायत है। तो यहाँ पे आपको ना इस वाले सेक्शन में आपको या तो आप वार्ड डालोगे अगर म्यूनिसपैलिटी में है, जैसे कि पुणे में पिंपले सौदागर है, अलग अलग वार्ड डालोगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे विलेज डालोगे अगर ग्राम पंचायत के अंडर आता है। लेकिन ये इससे कोई रिजेक्शन नहीं होगी, इसमें कुछ गलत कर दोगे ना तो इससे आपकी रिजेक्शन नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ। रिजेक्शन का केस यही है, सेक्शन ए असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी गलत डालना, एक ये है, नीचे वाला मैं बाद में बताता हूँ। टाउन विलेज से गलत डालने से रिजेक्शन नहीं होगी, वो जो बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर होगा वो खुद से समझता है और वो उसको ठीक कर देगा, इससे नहीं होगी। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस आपको सिंपल इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाओ, लोकेट पोस्ट ऑफिस, वहां पे एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करो, सिर्फ पिन कोड डालो जो आपका वहां पिन कोड है, आपको नियरेस्ट वहां पे सारे जो पोस्ट ऑफिस है वो मिल जाएंगे। जो आपके घर से नियरेस्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लो और उसके साथ लास्ट कॉलम के अंदर तालुका भी लिखा होता है, तो वहीं से आपको तालुका भी मिल गया, तो तालुका भी वहीं से आप डाल लो। तो तालुका भी मिल गया आपको, पोस्ट ऑफिस भी मिल गया, पिन कोड आपको पता ही था, और टाउन विलेज में आपको, आप पूछ सकते हैं अपने नेबर से, गूगल करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। नहीं तो लैंड रिकॉर्ड्स के जो आपके पेपर होते हैं, जो प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं, उसमें लिखा होता है कौन सी वार्ड है या कौन सी ग्राम पंचायत है, उसमें लिखा हो, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन इससे कुछ रिजेक्शन नहीं होगी, ये ब्लू में है ना, इससे कोई रिजेक्शन नहीं होगी। प्लीज गलती मतलब मिसकंसेप्शन मत बना लेना इसको। रिजेक्शन जिससे होती है वो मैंने रेड से कर दिया, ये रिजेक्शन हो जाती है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी गलत डालने से। एड्रेस गलत लिखने से भी मिसमैच है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। देन उसके बाद आपका है डॉक्यूमेंट एंड चलो मैं पहले डिक्लेरेशन बता देता हूँ। तो डिक्लेरेशन के अंदर क्या है, फॉर्म 8 के डिक्लेरेशन में आपका नेम आता है टू बी प्रिंटेड ऑन ईपीआईसी कार्ड, और आपका रिलेटिव नेम आता है, वहां पे भी रीजनल लैंग्वेज में लिखा होता है कि रीजनल लैंग्वेज में ऑटो पॉपुलेट होता है। अगर आप वहां पे भी कुछ छेड़ाछाड़ी करोगे रीजनल लैंग्वेज से, उसको अगर खाली कर दिया, कुछ कर दिया ना, तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। क्योंकि एक केस हो चुका है, फॉर्म किसी ने सबमिट करा और बीएलओ को रीजनल लैंग्वेज उसको दिखी नहीं, खाली दिखा नाम वाम, उसने रिजेक्ट कर दिया, ये हो चुका है। तो आप प्लीज रीजनल लैंग्वेज से छेड़ाछाड़ी मत करो, ऑटो पॉपुलेट होने दो। ऑटो पॉपुलेट अगर वो नहीं हो रही तो आप फॉर्म को बंद करके, लॉग आउट करके, ब्राउजर क्लोज करके दोबारा खोल के फिर से करो। ऑटो पॉपुलेट होना रीजनल लैंग्वेज बहुत जरूरी है, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। देन मैं आता हूं डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट सर, डॉक्यूमेंट जो है ना वो आप बिल्कुल सही लगाइए। अगर आपका आधार कार्ड अपडेटेड है, सीधा आप वो लगाइए, उसकी फोटो, पूरे आधार कार्ड की फोटो आप ना लंबे वाले आधार कार्ड की लिखो, जिसमें आपकी फोटो, आपका पूरा एड्रेस आएगा, नाम आएगा, फोटो आएगा। मेक श्योर ये क्लियर रीडेबल हो, ठीक है। और सबसे बेस्ट वे है आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाओ, अपना आधार कार्ड नंबर डालो, ओटीपी डालो, पीडीएफ को डाउनलोड करो, अनप्रोटेक्ट कर लो, पासवर्ड निकाल लो, सेव एज पीडीएफ करके, कंट्रोल पी सेव एज पीडीएफ करके पीडीएफ बना लो, वो एज इट इज पीडीएफ अपलोड कर दो एड्रेस प्रूफ में, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर्म एक्सेप्ट हो रहे, क्योंकि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा रहे हो ना, फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। मेक श्योर रीडेबल होने चाहिए बस। सिंगल ऐसे फ्रंट फेसिंग आधार लगा दोगे, रिजेक्ट होगा। किसी ने लगा दिया था सिर्फ ये आधार कार्ड, क्योंकि क्या है, 2 अटैचमेंट लेता नहीं वो, तो आपको ना मर्ज करके करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसा वाला पीवीसी कार्ड है तो उसका फ्रंट फेस का फोटो ले लो, बैक फेस का फोटो ले लो, और आप उसको फिर मर्ज करके लगा दो, ठीक है। अगर आपका रिपीटेड रिजेक्शन हो रहा है 1 बार 2 बार, उस केस में हम ये बोलते हैं सेल्फ अटेस्ट करके लगा लो, क्योंकि हो सकता है आपका बीएलओ बहुत स्ट्रिक्ट है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक पेपर ले लो,
पेपर के ऊपर ये आप ऐसे A4 शीट पे अपना डॉक्यूमेंट रखो, और डॉक्यूमेंट रख के फिर उसको यहाँ पे ऐसे सेल्फ अटेस्ट कर दो, फॉर्म नंबर 6 या फॉर्म नंबर 8, सेल्फ अटेस्ट, साइन, डेट, ऐसे करके करके फोटो क्लिक करो, क्लियर होनी चाहिए, फोटो दिखनी चाहिए। फॉर्म नंबर 8 में ना वो फोटो भी चेक करते हैं, वोटर आईडी से, पुराने वोटर आईडी से मैच हो रही है, वही पर्सन है या नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं है, तो ऐसा भी वो देखते हैं। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए। फिर उसके बाद अगर आप ठीक है, अगर आपके स्पाउस जैसे कि हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाइफ के नाम पे कुछ भी नहीं, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप हस्बैंड का एक आधार कार्ड लगा लो, फ्रंट फेसिंग वाइफ का लगा दो, सेकंड पेज पे मैरिज सर्टिफिकेट लगा दो, एक पीडीएफ में मर्ज कर दो, ठीक है, मर्ज कर दो पीडीएफ में, मर्ज पीडीएफ ऑनलाइन टूल यूज करके एक पीडीएफ में इसको मर्ज कर दो, यहाँ पे लिख दो हस्बैंड नेम, यहाँ लिख दो वाइफ नेम, साइन कर दो, डेट कर दो, सेल्फ अटेस्ट कर दो, डेट डाल दो। आपका यहाँ से मेक श्योर ये एड्रेस विजिबल होना चाहिए। जो भी एप्लीकेंट जिसका करंट एड्रेस नहीं है अपडेटेड, वो वाला एड्रेस पूरा मत लगा देना, तो वो कंफ्लिक्ट हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा अच्छा ये है किसका क्या है, वो रिजेक्ट मारेंगे। सिर्फ वही लगाओ पूरा, बाकी अपना वाइफ का एक लगा दो, या तो पैन कार्ड लगा दो, आधार में लगा दो तो वाइफ का पैन कार्ड लगा दो, उसमें फादर नेम भी लिखा होता है, तो कई बार मेडन नेम होता है, वाइफ का मेडन नेम होता है, प्री मैरिज वाला जो नाम होता है, तो उस केस में मैरिज सर्टिफिकेट साथ में लगा दो, वो समझ जाते हैं कि मैरिज हो गई है तो नाम चेंज हो गया होगा। मैरिज सर्टिफिकेट साथ में लगा के एक पीडीएफ में सेकंड पेज पे आपका मैरिज सर्टिफिकेट, फर्स्ट पेज पे आपका प्रूफ हो गया, पीडीएफ बना के आप डाल दो। मेक श्योर पीडीएफ सिर्फ वेबसाइट पे वर्क करती है, अपलोड होती है। वोटर हेल्पलाइन ऐप जेपीजी लेता है और वो इमेजेस लेता है, वो पीडीएफ नहीं लेता। मेक श्योर दैट, तो लैपटॉप पे ये काम होगा आपका, ठीक है। देन आप जैसे पेरेंट्स का कोई प्रूफ नहीं है, बच्चों के नाम है सब प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, प्रूफ नहीं है, तो पासपोर्ट होता है। जैसे सपोज करो मेरा पासपोर्ट है, उसमें मेरे मम्मी पापा का नाम लिखा है, उसको आप लगाओ ऐसी पासपोर्ट, यूज सम ऑनलाइन टूल्स, क्या करो या वर्ड या पीपीटी बना के उसकी फोटो क्लिक करके मर्ज कर दो, और पेरेंट्स का एक कोई पैन कार्ड या फिर कोई एक एड्रेस प्रूफ, नहीं एड्रेस नहीं, पेरेंट्स का कोई आईडी प्रूफ लगा दो विदाउट एड्रेस, जैसे फर्स्ट फ्रंट पेज ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, और वो लगा के साइन कर दो, यहाँ लिख दो पेरेंट्स, आई एम अप्लाइंग फॉर माई पेरेंट्स, ऐसे ऐसे करके लिख के पूरा उसका फोटो लिख के सेल्फ अटेस्ट करके दोनों साइन करके आप ऐसे अपलोड कर दो, वैसे भी काम बन जाएगा। प्रॉपर्टी के पेपर डाल रहे हो अगर, तो प्रॉपर्टी के पेपर के साथ भी आप अपनी स्पाउस का डाल के, मतलब बेसिकली हमें मर्ज करना है, लिंक करना है, अपना जो रिलेशनशिप है उसको लिंकिंग करना है और डॉक्यूमेंट में पीडीएफ में डाल देना है। उससे क्या समझ आ जाएगा कि अच्छा ये उसका पेरेंट है या ये उसकी वाइफ है, ये उसका बच्चा है। बच्चे के केस में भी ऐसा होता है, तो वो पेरेंट्स का डाल दो, तो लिंकिंग करनी है बेसिकली हमें, ठीक है। या फिर अगर गैस का बिल अगर मम्मी के नाम है, तो सिलेंडर मम्मी के नाम अगर आता है तो मम्मी का डाल दो, साथ में लिंक कर दो बच्चों का, ऐसे करके लिंकिंग करनी है और ऐसे करके आप अपलोड करोगे, आपका हो जाएगा। और अगर फॉर्म 6 में एज प्रूफ में अगर बहुत रिजेक्शन बार बार हो रहा है, तो पैन कार्ड ऐसे रख के, एक सैंपल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, A4 शीट पे रख के सेल्फ अटेस्ट करके फॉर एज प्रूफ फॉर्म नंबर 6 जो भी है साइन मारो और वो अपलोड ऐसे कर दो। तो वैसे तो बिना सेल्फ अटेस्ट के ओरिजिनल लगा रहे हो तो सब होता है, लेकिन हो सकता है कोई आपका बीएलओ उस एरिया का बहुत स्ट्रिक्ट है, एक बार दो बार फॉर्म कर रहे हो नहीं हो रहा, तो रीअप्लाई करो, अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करो, आपका काम हो जाएगा। मोस्टली मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली है, लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल डिस्कस करना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि फिजिकल आईडी चाहिए या नहीं चाहिए, वो मतलब फिजिकल आईडी कब आएगी। फिजिकल आईडी इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, वो कब भेजेंगे पता नहीं, बट अगर आपका इलेक्टोरल सर्च पे नाम आना दिखना शुरू हो गया है, electoralsearch.eca.gov.in में आपका नाम आना शुरू हो गया है, और आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाके आप आराम से वोट कर सकते हैं। इलेक्टोरल सर्च का स्क्रीनशॉट ले जाओ, जिसमें आपका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, पोलिंग बूथ नंबर, वो सब आपका लिखा हो, उसका फोन में स्क्रीनशॉट रख लो या पेपर पे लिख के आप ले जाओ, और साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, आप वोट कर सकते हो। फॉर्म नंबर 6 में ईपीआईसी नंबर जनरेट होता है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्म नंबर 8 में पुराना ईपीआईसी नंबर ही रहता है मोस्टली केस में, मोस्टली सारे केसेस में पुराना ईपीआईसी नंबर जो आपका था वही रहेगा।
वही सेम वैलिड रहेगा, बस आपका एड्रेस चेंज हुआ है, आपका शिफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ है, वोटिंग राइट चेंज हुआ है, इलेक्टोरल रोल में नाम इंक्लूड हुआ है न्यू जगह पे, उसका ईपीआईसी नंबर वही रहेगा, और ये पुराने वाले कार्ड्स हैं या जो भी है वैलिड रहेंगे। लेकिन अगर आपका एक ऐसा कार्ड आजकल है जो बहुत 20 साल पुराना है, उसमें ना स्लैशेस हैं, मतलब एमटी सीरीज महाराष्ट्र के लिए, डीएल सीरीज दिल्ली के लिए, यूपी सीरीज फॉर यूपी स्टेट के लिए, तो उसमें डी ऐसे करके ना /00 ऐसे स्लैश है, तो वो वाले तो डिसकंटिन्यू हो गए हैं मोस्टली। वो वाला अगर आप फॉर्म 8 भर के कर रहे हो तो फिर वो न्यू सीरीज ही आपको मिलेगी, ठीक है। और वोटिंग आईडी की कोई जरूरत नहीं है हाथ में होने की, लिस्ट में नाम होना चाहिए बस, आपको वोट करना है तो लिस्ट में नाम होना चाहिए बस आपका, और आप अपना वो पेपर पे लिख के ले जाओ, electoralsearch.eci.gov.in पे बस नाम चेक कर लेना, आप वोट कर सकते हो। थैंक यू।